हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरे साथ परविंदर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वेलकम परविंदर, और आपको बहुत बहुत बधाई हो गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सर। परविंदर, अब जैसे कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जब हमारा जर्नी कंप्लीट हो जाता है, रिज़ल्ट मिल जाता है, बेहतर रिज़ल्ट मिल जाता है, तो वो तो बात है कि अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके दिमाग में सबसे पहले गेट करना है, ऐसी बात कब आई? गेट सबसे पहले मतलब मेरा आया था कि थर्ड ईयर में मतलब सीनियर्स दे रहे थे तो मुझे पता लगा था, मतलब गेट के बारे में मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि हाँ। मेरा फोकस मतलब पहले टेक्निकल फील्ड में जॉब लेने का इतना फील्ड फोकस था नहीं। तो पहली बार मैंने सुना था फोर्थ ईयर में कि थर्ड ईयर में कि जब मेरे फोर्थ ईयर हमारे कॉलेज के गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसके बाद सेवन्थ सेमेस्टर में मेरा दोस्त, मेरा रूममेट जो था, उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन मेरा फोकस था कि मैं एक बार कॉलेज खत्म कर लेता हूँ क्योंकि उसकी सीजीपीए मेंटेन करनी है, उसके बाद मैं ड्रॉप लेके गेट की प्रिपरेशन करूंगा, जो कि की भी मैंने अभी एक साल ड्रॉप करने के बाद मैंने गेट दिया एग्जाम। उसके बाद गेट 2021 मैंने बस ऐसे ही चेक करने के लिए कि मतलब गेट का लेवल कैसा होता है एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मतलब आप ही के गेट अकेडमी की मैंने और अपनी रिवीजन सीरीज चलाई थी उसकी तीन। तो वो थी तो शायद एक हफ्ते की थी, इससे मैंने इंटू टू स्पीड पर देखी थी वो 3 दिनों में। तो हाँ। जितने फॉर्मूले रट सकते थे मैं रट के चला गया था। तो उसके अंदर मेरे मतलब फॉर्मूले रटने से ही मेरे उसके अंदर आए थे 63 नंबर गेट 2021 के अंदर। नाइस। प्रिपरेशन बाकी इतनी ज्यादा थी नहीं मेरी। उसके बाद मैंने सोचा कि देखो कर सकता हूँ, गेट मेरा हो जाएगा अगर मैं प्रिपरेशन कर लूँ। तो फिर मैंने अप्रैल के स्टार्ट में अप्रैल फर्स्ट वीक से मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अब गेट की प्रिपरेशन आपने अप्रैल से स्टार्ट की, और अप्रैल से ऑलमोस्ट फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लंबा समय है, लंबा ड्यूरेशन है। इसके बीच में आपका मतलब गेट ही टारगेट था कि आपने और कुछ सोचा? और ये जो लंबा ड्यूरेशन है, इतने ड्यूरेशन तक वो एनर्जी और मैं कहूँगा कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन किया? आपका मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन मेन तो सर कि जॉब लगना है, मतलब वो सबसे बड़ा, इससे बड़ा मोटिवेशन है मतलब चाहिए भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए कि मतलब जॉब लगना है या फिर आईआईटी में एमटेक करना है या फिर पीएचडी करना है, जो भी है। इससे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि मतलब बाकी जो यूट्यूब पे जो मोटिवेटेड वीडियोस होते हैं उससे आप एक दो दिन मोटिवेट रह सकते हो, अगर जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा कि करना ही है तब तक कोई पढ़ा नहीं सकता। मतलब कितना टीचर कितना भी अच्छा, जब तक स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहिए तब तक नहीं पढ़ सकता। और मेरा फोकस मतलब जब मैंने अप्रैल मतलब मुझे याद नहीं है कब ईएससी के फॉर्म निकले थे, तो मतलब बहुत सारे एग्जाम बीच में हुए हैं, तो सभी एग्जाम दिए हैं मैंने ईएससी का एग्जाम भी दिया है, मैंने एचपीसीएल का एग्जाम भी दिया है, बार का एग्जाम भी दिया। तो गेट मेरा मेन फोकस था लेकिन टारगेट नहीं था मेरा। मतलब अगर ईएससी एग्जाम आ रहा है तो मैं ईएससी के एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर एचपीसीएल के एग्जाम और बार के एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके सिलेबस कंप्लीट हुआ, बीच बीच में सभी एग्जाम के लिए रिवीजन भी हुए, तो इस वजह से रिवीजन भी होता रहा, तो उसका भी काफी बेनिफिट मिला कि क्योंकि मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ लूँ उसके बाद गेट के टाइम पे जाके रिवाइज करूँ तो फिर काफी कॉन्सेप्ट भूल भी जाता है इंसान। तो इसलिए बीच बीच में बार बार रिवाइज होता रहा, तो बार बार मेरा कंटिन्यूटी बनी रही, बार बार मोटिवेशन भी आता रहा कि इस एग्जाम के बाद अगला एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ। बस ऐसे चलते चलते गेट आ गया, फिर अब बैठे हैं घर पे वेट कर रहे रिजल्ट का जो कल आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो बीच में एग्ज़ाम्स हुए वो आपको डेविएट नहीं किए, बल्कि कहीं ना कहीं वो रिवीजन में हेल्प किए। चेक पॉइंट की तरह काम है। हाँ, चेक पॉइंट की तरह काम किया। प्रविंदर, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा पूछता हूँ टॉपर्स से, और मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा उस चीज़ को, कि जो PYQ होते हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए? मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के बाद अगर देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज ही होने चाहिए। तो पीवाईक्यू मतलब एक तरीके से आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि एक्चुअल एग्जाम जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपना एनिमी है, वो एक्चुअली है क्या, वो क्या पूछता क्या है, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, किस सब्जेक्ट से किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, वो सब प्रिपेयर आपको पीवाईक्यू ही करते हैं। तो अगर पीवाईक्यूज अगर आप नहीं, मतलब एक बार तो लगाने ही चाहिए। मतलब अगर मैंने कैसे लगाए थे बता सकता हूँ मैं। मैंने एक बार सारे पीवाईक्यूज लगा लिए थे, और जो जो पीवाईक्यूज नहीं बन रहे थे मेरे से, मतलब कौन सा पढ़ने का एफर्ट की बात है, जो जो पीवाईक्यूज मेरे से नहीं बने थे उसके ऊपर सर्कल लगा देते मैंने। फिर सेकंड रनिंग में मैंने केवल वो क्वेश्चन करे थे कि मतलब मेरे से क्वेश्चन अब बन रहे हैं या अभी भी नहीं बन रहे हैं, बस। तो ऐसे करने मतलब क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीटेटिव भी होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन बार बार कितनी बार करोगे आदि बोर भी हो जाता है। तो पहले
सेटिंग में आप पूरे पीवाईक्यूज लगा लो, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं। सेकंड सेटिंग में आप जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे स्टार मार्क कर लो, या फिर इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला उस क्वेश्चन को एक बार लगा लो, तो काफी हेल्प मिल जाती है पीवाईक्यूज में। ये बात तो एकदम सही है और मैं भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ। प्रविंदर, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले एक मॉक टेस्ट वगैरह देने का हमेशा राय दिया जाता है, तो आप कितना मानते हो कि टेस्ट सीरीज का जो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज देने का फ़ायदा एग्ज़ाम में किस तरीके से मिलता है और कितना मिलता है आपके हिसाब से? टेस्ट सीरीज देखिए, पीवाईक्यूज जो है वो खत्म हो जाते हैं, मतलब लिमिटेड सोर्स है नहीं। हाँ। तो और प्लस हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक से पढ़ने का टाइम होता नहीं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतनी रेफरेंस बुक पढ़ नहीं पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज एक तो नए क्वेश्चन का सोर्स है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन टफ होते हैं मानता हूँ, लेकिन नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट देखने का मिलता है एक तो टेस्ट सीरीज से। प्लस अपन को पीवाईक्यूज अपन अपनी पेज से लगा रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन आधा घंटा लगा दिया, एक क्वेश्चन 35 मिनट चल रहा है, और प्लस कैलकुलेटर अपना नॉर्मल कैलसी यूज कर रहे हैं उसकी, तो जो टेस्ट सीरीज है वो आपको इस चीज में हेल्प करती है कि एग्जाम कैसे देना है, आपको प्रिपेयर मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करती है, क्योंकि 3 घंटे ही है अपने पास में, तो एक क्वेश्चन के लिए आप 35 मिनट 30 मिनट नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज आपको दिखाती है कि आप जो पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल आप यूज कर पा रहे हो सेटिंग में या नहीं कर पा रहे हो, वो सब। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टेस्ट सीरीज मतलब ये और रिकमेंड करूंगा कि एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज ना लो, कम से कम 2 से 3 कोचिंग की तो लो। मतलब मेरे पास खुद के पास 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज थी, तो उससे भी मतलब कुछ क्वेश्चन, कुछ टेस्ट सीरीज हार्ड होती है, कुछ टेस्ट सीरीज इजी होती है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्लस एक और चीज होती है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, जो आप हर एक सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट करते जा रहे हो वैसे वैसे आप उनको देते रहेंगे, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी इस सब्जेक्ट। बिल्कुल। जैसे कि टेस्ट सीरीज मुझे लगता है यस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक टाइम लिमिट में उस समय में आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लिक करता है कि नहीं करता है, ये मुझे लगता है यस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रविंदर, जैसे कि लास्ट मंथ आपने अप्रैल से प्रिपरेशन शुरू किया था, आपका सिलेबस मुझे लगता है कि आपने एंड कर लिया होगा पहले ही, बिफोर दिसंबर आपने एंड कर लिया रहा होगा। नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक अप्रॉक्स मैंने मेन सिलेबस जो मेरा था वो मैंने नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट में खत्म कर लिया था। एक सब्जेक्ट मेरा बचा था एमडी, जो जनवरी मिड में जाके खत्म हुआ था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है एमडी बिल्कुल। अच्छा। मतलब बहुत थियोरेटिकल, मतलब थोड़ा फॉर्मूलास है उसपे, लेकिन थोड़ा थियोरेटिकल लगता है मुझे वो। तो खींच मतलब एक 2 घंटे पढ़ के मैंने धीरे धीरे खत्म किया था उसको आराम से, क्योंकि उसको मतलब इतने क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, लेकिन अब अगर आप 100 मार्क्स के लिए एम कर रहे हो, मतलब 100% सिलेबस कवरेज के लिए एम कर रहे हो, तो उसको पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि 4 नंबर आ ही जाता है। और इतने सारे टॉपिक्स भी हैं उसमें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वेल्डिंग है, स्क्रूज है, जॉइंट, बहुत बहुत हाँ, वेल्डिंग, स्क्रू, बोल्टेड, रिवेटेड, है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक। हाँ बिल्कुल। तो लास्ट मंथ जैसे कि मैं कहूँ आपने लगभग नवंबर दिसंबर तक एक सब्जेक्ट पैरेलली चला रहे थे, तो जैसे ही सब्जेक्ट एंड हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाता है तो एक प्रेशर बिल्ट होता है, जो कि कॉमन है, सभी के साथ होता है, चाहे आप हो या कोई भी व्यक्ति जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उनको एक प्रेशर बिल्ट होता है। तो वो आप कैसे मैनेज किए थे? बहुत डर लग रहा था मुझे, मतलब आपको पता ही होगा, मैंने YouTube पे मतलब लिखा भी था, तो बहुत डर लग रहा है क्या करूं। मतलब आखिरी वीक तो मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो प्रेशर तो देखिए अब हो, कुछ भी अगर आपने प्रिपेयर किया है अच्छे से मतलब लग के, तो आपको डर लगेगा ही। आखिरी के अगर 15 दिन आपको डर नहीं लग रहा है, तो मतलब आपने प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से, मतलब अगले बार की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। क्योंकि डर तभी लगता है ना जब आप किसी चीज के लिए केयर करते हो, तो बहुत डर लगता है। लेकिन अब आखिरी के मतलब जो 15 दिन है या 1 महीना है, उसको कुछ नया पढ़ने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा मैं। अगर जितना पढ़ लिया है आपने उसी को रिवाइज करो। और मॉक टेस्ट तो मतलब मैं लगभग डेली के मॉक टेस्ट दे रहा था, एक मॉक टेस्ट कभी कभी दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहा था, बस यही चल रहा था मेरा। दिन में मॉक टेस्ट दे रहा था, रिवाइज कर रहा था, और रिवीजन क्लासेस होती हैं वाईटी पे, बहुत सारी कोचिंग चलाते हैं, उसको देख रहा था प्लस। तो और लास्ट के 2-3 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, छोड़ दिया मैंने कि अब नहीं हो रहा। तो फिर वो गेट के एग्जाम में जाके मैंने फिर गेट का एग्जाम में दिया था, उसके बाद मैंने सीधे जाकर। अच्छा, जब आपने आपका सेट 1 था मॉर्निंग सेट,
तो आप जैसे पेपर शुरुआत किए तो आपके दिमाग में क्या चलना शुरू हुआ जब एकदम स्टार्ट किए तब? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया कि डर तो लगेगा अगर आप प्रिपरेशन किए हो तो, और एग्जाम शुरू होने से पहले तक वो डर थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन जब शुरुआत होती है तो उसके बाद वो धीरे धीरे मुझे लगता है दूर होता है। लेकिन आपके साथ कैसे हुआ? नहीं, मेरा मतलब ऐसा है कि मतलब एग्जाम से जस्ट पहले से मेरे को बहुत डर लगेगा। जैसे एग्जाम शुरू होता है फिर मेरा एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो फोकस पूरा क्वेश्चन पे होता है मेरा। तो मतलब इतना दिमाग तब फोकस नहीं करना कि मैं गेट का एग्जाम दे रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, बस एग्जाम में कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बस ऐसे चल रहा था। तो बस मतलब टारगेट मेरा यही था कि गेट के एग्जाम के टाइम पे कि जो अपना नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको जल्दी खत्म करूँ, क्योंकि क्वेश्चन स्कोरिंग बहुत होता है, उसके बाद फिर टेक्निकल को। तो मेरे साथ 10 मिनट के अंदर मैंने सॉल्व कर लिया था जो नॉन टेक वाला पोर्शन था, उसके बाद फिर टेक्निकल शुरू हो गया। नाइस। तो आप जैसे आपने मेंशन किया नॉन टेक वाला पोर्शन बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए थे। दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। पहली चीज़, जो मैथ्स और एप्टी है 28 नंबर का वेटेज कैरी करता है एग्जाम में, इस 100 नंबर के पेपर में 28 नंबर का वेटेज कैरी करता है, तो इसका प्रिपरेशन स्ट्रांग रखना चाहिए मुझे लगता है। तो आपने क्या सोचा था कि ये 28 मार्क्स के लिए कैसे प्लानिंग करोगे? तो एक्चुअली मैंने अप्रैल से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा मेन फोकस गेट नहीं था तब, क्योंकि मुझे पता मतलब गेट बहुत टफ था मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि गेट बहुत बड़ी थी। तो मैंने फोकस जब स्टार्ट किया था तब मेरा टारगेट था आरवीएनएल जेई की वैकेंसीज निकली थी तब, तो मेरा फोकस आरवीएनएल जेई का था, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने। तो आरवीएनएल जेई का अंदर नॉन टेक भी आता है, तो फिर मैंने नॉन टेक मतलब रीजनिंग वाला पार्ट मेरा मतलब फोकस शिफ्ट हुआ था ईएससी के पेपर जून के आसपास की। हाँ मैं अब में से, क्योंकि एजेई में एक सब्जेक्ट आता है जीके, जीके मुझे पसंद नहीं है, नॉन टेक्निकल के साथ में पढ़ना, क्योंकि टेक्निकल नहीं पढ़ रहे हैं उसके साथ जीके ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीके बहुत बड़ा सिलेबस होता है। जीके मुझसे ऐसे पढ़ा नहीं जाता, या तो केवल जीके पढ़वा लो या फिर टेक्निकल पढ़वा लो, ऐसी वाली बात आ जाती है मेरे। तो फिर मैंने छोड़ दिया था जून के अंदर कि नहीं हो रहा मेरे से आरबीआई चाहिए, अब मैं ये पूरा प्योरली टेक्निकल पढ़ूंगा। तो उस 3 महीने के अंदर मेरा रीजनिंग वाला पार्ट और इंग्लिश वाला पार्ट, ये सारा पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेरा शायद सेकंड लास्ट सब्जेक्ट रहा था, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, वो अगर शुरुआत में अगर आप पढ़ लोगे तो फिर वो गेट आते तक भूल जाते हैं, तो एंडिंग में करना प्रेफर करता हूँ मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ऐसा अगर आप 15 दिन में खत्म कर सकते हो, ऐसा कोई रश नहीं होता इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कि हाँ करना ये बचा हुआ है ये बचा हुआ है, और वो याद भी रह जाता है और काफी स्कोरिंग भी होती है। नाइस। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा परमिंदर आपसे कि जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, जैसे आपने बोला कि मॉक टेस्ट भी बहुत सारे दिए आपने, तो पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में कुछ स्पेशल चीज़ आपने किया था? जैसे कि इन जनरल हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक राउंड पूरा जो बन रहा है वो देखिए, फिर सेकेंड राउंड देखिए, फिर थर्ड राउंड देखिए, इस तरीके का कि पेपर पूरा एक बार आप देख लीजिए। अब ऑब्वियसली आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब मुझे लगता है आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए होंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनते गए होंगे। तो आपका मतलब प्लानिंग क्या रहा पेपर अटेम्प्ट करते समय, अटेम्प्ट करने का तरीका? मेन तो मेरा ये था कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लूंगा लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूंगा, फिर भी हो गई मेरे से, लेकिन वो अलग बात है। तो एक क्वेश्चन में हो गई थी, तो पेपर एक मेरा यही था कि पहली सीटिंग में ऐसे क्वेश्चन जो जल्दी बने, मुझे पता है कि एग्जैक्टली यही लगाना है, यही फॉर्मूला लगाना है, ऐसी अप्रोच से लगाना है, तो पहली सीटिंग में मतलब मैंने वो क्वेश्चन कर लिए मैंने जो मुझे पता था। उसके बाद थर्ड सीटिंग तक नहीं गया था, सेकंड सीटिंग में मतलब जो क्वेश्चन बचे थे मेरे वो हो गए। और एमएसक्यू वाला क्वेश्चन तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, मतलब थ्योरी थियोरेटिकल था, उसके अंदर मैं कुछ कर सकता नहीं था, क्योंकि थ्योरी मेरी थोड़ा सा मतलब न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा स्ट्रांग है, थ्योरी मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो एमएसक्यू मेरे शायद 2 गलत हुए हैं और बहुत दुख हुआ था उनके लिए, लेकिन वो उससे कुछ कर सकता नहीं था, तो छोड़ दिया। मैंने शायद 3 क्वेश्चन छोड़, मतलब 2 ही क्वेश्चन छोड़े थे मैंने ओवरऑल में। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था ग्रेशॉफ वाला, और एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने क्या कौन सा क्वेश्चन था वो, शैडो प्राइस वाला जो क्वेश्चन था, एलपीपी का क्वेश्चन था। शैडो प्राइस क्या होता है, नॉन यूटिलाइज इनफाइनाइट है, वो मुझे पता ही था, मैंने वो छोड़ दिया, बाकी सब अटेम्प्ट किए थे। ओके 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 ओके।
तो परविंदर, जैसे कि अभी अब गेट 2023 के लिए जो स्टूडेंट जाना चाहेंगे और गेट 2022 का जो पेपर था, कहीं ना कहीं एक एनालिसिस जब हमने किया तो हमको इतना तो समझ में आया कि लास्ट ईयर से पेपर का लेवल तो ऊपर ही था। अब गेट 23 IIT कानपुर कंडक्ट कराने वाली है और आपका एक अनुभव भी है कि पेपर मतलब ओवरऑल गेट का सिलेबस जानना, गेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के गेट 2022 अटेम्प्ट करना। सो आपके दिमाग में क्या आता है कि जो 23 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक तो इंजीनियरिंग मैकेनिक सबकी बार वाला बहुत मतलब आईटी ने दिखाया है कि भाई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वो अच्छे क्वेश्चन पूछेगी। इम्पल्स वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा था। हमारे सेट में एक क्वेश्चन था जो जेई के लेवल क्वेश्चन था मैकेनिक्स का, वो डिस्क वाला की रोटेट करके छोड़ दिया और फ्रिक्शन वाले सरफेस से, वो क्वेश्चन बहुत प्यारा था। वही जेई के टाइम पे लगाया हुआ था, इसलिए मेरे से हो गया था वो, वरना काफी टफ क्वेश्चन था वो भी। तो मैकेनिक्स को हम इग्नोर कर देते क्योंकि मतलब थोड़ा इजी क्वेश्चन लगता है हमें, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। प्लस जो क्वेश्चन एचटी का क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एचटी का क्वेश्चन काफी लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सिलेबस एचटी मतलब इतना प्यारा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, फिर भी लोग मतलब पता नहीं क्यों फोकस नहीं करते उससे। तो एचटी के ऊपर फोकस करो। और जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट है उनको तो है ही, प्रोडक्शन है, अपना थर्मो है। अब की वजह फ्लूइड उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब मुझे मतलब लेवल थोड़ा कम लगा, इतना अच्छा लगा नहीं मुझे, क्योंकि फ्लूइड मतलब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है। बाकी एमएसक्यूज पूछे गए इसके बाद पहली बार, और एमएसक्यूज प्योरली थ्योरेटिकल आए, तो थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ेगा अगर आप 100 नंबर का फोकस कर रहे हैं तो हाँ नए सब। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो रिकमेंड करूंगा मैं स्टार्ट करना थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और मतलब उसके अंदर घुसना आसान है। प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली सब्जेक्ट तरीके से ट्रीट करता हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है, क्वेश्चन लग भी जाते हैं आराम से। तो उसके बाद धीरे धीरे अपनी मेंटेलिटी भी बन जाती है प्रिपरेशन की, और उसके बाद फिर आगे चलते चलते दूसरे सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे कवर हो जाते हैं। ओके प्रविंदर, अभी आप जैसे कि क्या चाहते हैं, ये जो गेट स्कोर है आपका, उससे आप क्या चाहते हैं? आप पीएसयू में जाना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं? पीएसयू में जाना चाहते हैं। पीएसयू में जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको गेट में बेहतर करने के लिए, एंड हैप्पी होली। थैंक यू सर। हाँ बाकी नर्वस तो हूँ मैं, कल ही रिजल्ट है और हैप्पी होली। चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं, बेहतर ये होगा, अच्छा किए हैं, है ना, बहुत बेहतरीन किए हैं, चीज़ें आपके साथ अच्छी ही होंगी, है ना। मेहनत करने वाले जो रहते हैं, जो मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, उनके साथ चीज़ें हमेशा अच्छी होती है। कभी मतलब उनको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पे ही विश्वास रखना है। तो ऑल द बेस्ट डियर, आप जो चाहते हैं वो मिले आपको, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर।